नाज़रीन आदाब। 2 फरवरी 2022 मुताबिक 29 जमाद उस्सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शायद अहम खबर इस तरह है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने लगातार चौथी मरतबा आम बजट पेश करते हुए ऐलान किया है कि RBI जल्द डिजिटल करेंसी जारी करेगा, यानी मुल्क में डिजिटल करेंसी के लिए राह हमवार हो गई है। इससे होने वाली आमदनी पर टैक्स जरूर ज्यादा है, लेकिन ये पहली मरतबा है जब हुकूमत ने डिजिटल करेंसी के दरवाजे खोले हैं। इस बजट में उम्मीद की जा रही थी कि किसानों के लिए बड़े ऐलानात किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो भी ऐलानात हुए हैं वो किसानों के फौरी फायदे में नजर नहीं आ रहे हैं। वजीर खजाना ने कहा कि हिंदुस्तान में तैयार होने वाली और इम्पोर्ट होने वाली दवा महंगी होगी, वहीं चमड़ा, कपड़ा, ज़राअती सामान, मोबाइल फोन, चार्जर्स और ज्वेलरी सस्ती होंगी। बजट 2022 के खिलाफ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने हमलावर रुख इख्तियार करते हुए एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि न किसानों की आमदनी दुगनी, न मुतवस्सित तबके को टैक्स में छूट, न महंगाई से निजात, न छोटी सनतों को राहत, न नौजवानों को रोजगार, बस पुराने हो चुके जुमले और सब्सिडी पर हमला। यही है मोदी हुकूमत के बजट का इख्तिसार। एक और खबर के मुताबिक मर्जियत तकलीद और बुजुर्ग आलिम दीन हजरत आयतुल्लाह उज़्मा लुत्फुल्लाह साफी गुलपायगानी का इंतकाल हो गया है। आप चंद रोज कबल तिब्बी मुआयने के लिए कुम के आयतुल्लाह गुलपायगानी अस्पताल में दाखिल हुए, जहां उनका इलाज हो रहा था। उनके इंतकाल पर आयतुल्लाह सिस्तानी और आयतुल्लाह खामनाई के साथ साथ दीगर उलमा किराम ने गहरे रंजोगम का इजहार किया है। रुकन असेंबली मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के एडिशनल सेशन कोर्ट अव्वल MP MLA कोर्ट ने 2009 के गैंगस्टर मामले में 1 फरवरी को जमानत दे दी है। हालांकि उन्हें अभी जेल से रिहाई नहीं मिल पाएगी। इस सिलसिले में मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने मीडिया को जानकारी दी। हुसैनाबाद ट्रस्ट के तहत इमामबाड़ा आसिफुद्दौला यानी बड़े इमामबाड़े में मजहबी जज्बात को मजरूह करने वाली वीडियो के खिलाफ वक्फ बचाओ तहरीक और हुसैनी टाइगर्स ने कल दोपहर 2 बजे से गैर मुअय्यना मुद्दत तालाबंदी के ऐलान को वापस ले लिया है। शमील शमसी की जानिब से ज़िम्न में मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप पर इस बात का ऐलान करते हुए कसीर तादाद में अकीदतमंदों से पहुंचने की अपील की गई थी, लेकिन देर शाम शमसी ने बताया कि अफसरों ने भरोसा दिलाया है कि इमामबाड़े के एहतराम के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और लड़कियों ने माफी मांगते हुए वीडियो भी जारी किया है। मुसल्लह अफवाज में ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने की सिमत में एक और कदम उठाते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने फिजाइया में ख्वातीन को तजुर्बाती के बजाय मुस्तकिल स्कीम के तहत फाइटर पायलट के तौर पर शामिल करने का फैसला लिया है। मिस्टर सिंह ने कहा कि वजारत दिफा ने फिजाइया में ख्वातीन फाइटर पायलटों की भर्ती के लिए पायलट स्कीम को तब्दील करने का फैसला किया है। यह हिंदुस्तान की ख्वातीन की ताकत की सलाहियत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के अज़्म का सबूत है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज पार्लियामेंट में पेश किए गए आम बजट का इस्तकबाल करते हुए कहा कि ये बजट खुद कफील हिंदुस्तान के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेगा। योगी ने कहा कि पार्लियामेंट में आज पेश किया गया बजट खुद कफील हिंदुस्तान के नजरिए को पाए तकमील तक पहुंचाएगा और तमाम को मुहीत, जाम, तरक्की पसंद और वबाई दौर में मुल्क की मईशत को दुनिया की सबसे बड़ी मईशत के तौर पर आगे ले जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज के हर तबके खुसूसन किसानों, खवातीन और नौजवानों के लिए एक तरक्की पसंद बजट पेश किया गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सरबराह और उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट में पेश किए गए मरकजी आम बजट को आम लोगों की जेब काटने वाला बताते हुए कहा कि ये बजट यूपी में बीजेपी के तकलीफदेह अहद के खात्मे की शुरुआत है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि टैक्स की मार से करा रहे अवाम को नए वादों से लुभाने की कोशिश बजट में की गई है, जबकि बढ़ती हुई गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई पर कंट्रोल के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर और यूपी के इंचार्ज संजय सिंह ने बुलंदशहर में 5 रोज पहले दोशीजा का गोली मारकर कत्ल किए जाने पर अफसोस का इजहार करते हुए योगी हुकूमत को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मतलब बेटी जलाओ पार्टी हो गया है। हाथरस वाकये की तरह से बुलंदशहर में जिस तरह से एक गरीब की बेटी दरिंदगी का शिकार बनी है, उससे साफ नजर आता है कि आदित्यनाथ की इंतजामिया भी दरिंदों के साथ खड़ी है। उन्होंने इस वाकये पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत को इस पर जवाब देना पड़ेगा। आखिर कब तक यूपी की बेटियों के साथ जुल्म होता रहेगा। यूपी कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पर भर्ती विधान को लेकर युवा संसद प्रोग्राम में कांग्रेसी लीडर कन्हैया कुमार ने बीजेपी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना साधा। पार्टी दफ्तर में कन्हैया कुमार पर एक नौजवान ने केमिकल फेंकने की भी कोशिश की, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केमिकल फेंक दें, बम फेंक दें, लेकिन हम झुकने
والے نہیں۔ اس دوران جواب کے بجائے میڈیا اسٹاف سے بھی انہوں نے سوال پوچھے اور وزیر اعظم مودی پر طنز کسا۔ انہوں نے کہا کہ لکھنؤ کی تہذیب ملک و بیرون ملک میں پہچانی جاتی ہے۔ وزیر اعظم پر نشانہ سادھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سنسد کا مطلب صرف من کی بات نہیں ہے، سب کی بات ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر بی جے پی کی حرکت انگریزوں والی ہوگی تو کانگریس پارٹی انقلابی کا رول نبھائے گی۔ کافی انتظار کے بعد سماجوادی پارٹی نے آج سرودی نگر اسمبلی حلقے کے امیدوار کے علاوہ سبھی کا اعلان کر دیا۔ حالانکہ مغربی حلقے سے ارمان کو امیدوار بنائے جانے پر کارکنان میں احتجاج بھی دیکھا جا رہا ہے۔ یہاں سے سابق ایم ایل اے ریحان نعیم ٹکٹ کی دوڑ میں آگے تھے، وہیں شمالی حلقے میں بھی سابق وزیر ابھیشیک مشرا کی دعویداری پر پوجا شکلا بھاری پڑ گئیں۔ اکھلیش یادو نے یہاں سے سی اے اے و این آر سی کے احتجاجی مظاہرے سے جیل تک جا چکی پوجا شکلا کو امیدوار بنایا ہے۔ پوجا شکلا نے خاص طور سے سماجی خدام اور اقلیتوں میں اچھا رول ادا کیا ہے۔ بخشی تالاب سے گومتی یادو، مشرق سے انوراگ بھدوریا، وسطی سے رویداس مہروترا اور کینٹ اسمبلی حلقے سے راجیو گاندھی کو امیدوار بنایا گیا ہے۔ لکھنؤ کے مغربی اسمبلی حلقے سے بی ایس پی امیدوار قائم رضا خان کے بیٹے علی رضا خان نے آج اپنے اسمبلی حلقے کے کئی علاقوں میں گھر گھر جا کر میٹنگ کر لوگوں سے ووٹ دینے کی اپیل کی۔ علی رضا نے بی ایس پی کی پالیسیوں سے عوام کو واقف کرایا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مقامی لوگوں کے مسائل بھی سنے اور یہ بھروسہ دلایا کہ امسال بی ایس پی کی حکومت بنتے ہی ان کے تمام مسائلوں کا تصفیہ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مایاوتی کی حکومت میں کوئی تفریق نہیں ہوئی، سبھی کو ترقی اور روزگار کی دھارا سے جوڑا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بی ایس پی کی سروجن ہتائے سروجن سکھائے کی پالیسی سبھی کے لیے تھی۔ آوازنامہ میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق سہارنپور میں سماجوادی قائد عمران مسعود کا کہنا ہے کہ بار بار گوڈسے کی حمایت کرنا، جناح کا تذکرہ اور مظفر نگر فساد کا ڈھول پیٹنا بھاجپائی قیادت کی نفرت پر مبنی سازش کا حصہ ہے۔ ایسی تقریریں کر کے بھاجپائی لیڈر ہندو مسلم کے بیچ پھر سے دراریں پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب عوام کو یہ نفرت والی سیاست کسی بھی شکل میں برداشت نہیں ہے۔ ہندو مسلم اب ساتھ ساتھ چلے گا۔ بھاجپا کا صفایا کرنے کے لیے یہ الیکشن سچائی اور انسانی ہمدردی کا الیکشن ثابت ہونے والا ہے۔ ووٹرز کو ڈرانے اور جبریہ غلام بنانے کی سازش ناکام ہو کر رہے گی۔ ٹانڈا سمیت ضلع کے تمام اسمبلی حلقوں میں سماجوادی پارٹی کے ذریعے کسی بھی مسلم امیدوار کو ٹکٹ نہ دیے جانے کے سلسلے میں ایک اجلاس شہر میں واقع شانتی میرج ہال میں ہوا۔ اجلاس میں مطالبہ کیا گیا کہ امیدوار تبدیل کیا جائے۔ اسی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے رام مورتی ورما نے کہا کہ انہیں ٹانڈا اسمبلی حلقے سے امیدوار بنایا گیا ہے، ان کا کوئی ایسا سیاسی ارادہ نہیں ہے، بلکہ ہماری خواہش صرف اور صرف سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو کو ایک مرتبہ پھر اتر پردیش کا وزیر اعلیٰ بنانے کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلم امیدوار کو ٹکٹ نہ ملنے سے سوال اٹھنا فطری ہے، لیکن موجودہ سیاسی حالات کے پیش نظر اگر اعلیٰ قیادت کسی مسلم امیدوار کو ٹکٹ نہیں دیا ہے تو یہ اعلیٰ قیادت کا دور اندیشی پر مبنی فیصلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اعلیٰ قیادت مسلمانوں کو نظر انداز کر رہی ہے۔ علامہ اقبال فاؤنڈیشن سنبھل کی جانب سے منعقدہ ماہانہ ادبی نشست ایک شام سلطان محمد خاں کلیم کے نام عنوان سے عمر سرائے ترین میں منعقد ہوئی، جس میں سلطان محمد خاں کلیم کی ادبی خدمات کا اعتراف کیا گیا۔ اردو اکیڈمی کی سابق چیئرپرسن محترمہ ترنم عقیل کے ہاتھوں سلطان محمد خان کلیم کو ایوارڈ پیش کیا گیا۔ اس موقع پر فاؤنڈیشن کے صدر ڈاکٹر عابد حسین حیدری اور ڈاکٹر راشد عزیز نے سنبھل کی ادبی و تاریخی پس منظر پیش کیا۔ پروگرام کی صدارت سابق پرنسپل ہند انٹر کالج وقار رومانی نے کی، جبکہ نظامت کے فرائض شفیق الرحمان برکاتی نے انجام دیے۔ اس موقع پر میر شاہ حسین عارف، ڈاکٹر شہزاد احمد، توفیق آزاد ایڈوکیٹ، وامق قمر، سید حسین افسر، ڈاکٹر رفت بزمی، ڈاکٹر فہیم، حاجی تنزیل احمد، کلیم اشرف سلامی، کمیل اشرف اسلامی، ڈاکٹر ریاض انور، ڈاکٹر ندیم اور محمد عمر، الحاج حفیظ خاں وغیرہ شریک رہے۔ سابق کابینہ وزیر اور امروہہ حلقے سے ممبر آف اسمبلی حاجی محبوب علی نے عوامی رابطہ مہم کے دوران کہا کہ میرے دل میں امروہہ بستا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے اس قدیمی اور روایتی شہر کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سوچا اور اس بابت ضروری خدمات انجام دی۔ ممبر آف اسمبلی محبوب علی نے دن میں امروہہ حلقے کے کئی گاؤں کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ ریاست اتر پردیش کی ترقی کے لیے رائے دہندگان اپنے حق کا استعمال ضرور کریں۔ محبوب علی نے سماجوادی پارٹی کی دور اقتدار کی یاد دلاتے ہوئے کہا کہ عوام اس وقت کو ابھی بھی یاد کرتے ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ذاکر حسین کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے بی ٹیک اور ایم ٹیک کورس کرنے والے 10 طلباء کو سیمسنگ کے کنزیومر الیکٹرانکس اور آئی ٹی موبائل کمیونیکیشن ڈویژن کے تحقیق اور ترقی مرکز سیمسنگ R&D انسٹیٹیوٹ انڈیا لمیٹڈ نوئیڈا نے ملازمت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ کالج کے ٹریننگ و پلیسمنٹ افسر مسٹر محمد فرحان سعید نے بتایا کہ منتخب طلباء کے نام یوں ہیں: طلحہ غفار، ندیم اختر، ادیبہ علی، پریانشو راج، فیضان صغیر، جین سنگھ، نوین کمار، انشو ملک،
गोविंद गौड़ और मोहिउद्दीन खान। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक इराक़ के आला मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी ने एक पैगाम में शियों के मरजा और आलिम दीन आयतुल्लाह साफ़ी गुलपायगानी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा है कि आयतुल्लाह साफ़ी गुलपायगानी के इंतकाल पुरमलाल की खबर सुनकर बहुत अफसोस हुआ। वह मदरसे क़ुम के उस्ताद और इस दौर के फाजिलों और दीन के मिसाली खादिमों में से थे। उनका इंतकाल हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मैं उलमाए किराम समेत आपके अजीज़ व अकारिब और आपके शागिर्दों को दिली ताज़ियत पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उनके लिए सब्र और आयतुल्लाह साफ़ी गुलपायगानी के उलूव दरजात की दुआ करता हूँ। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने भी एक पैगाम जारी करके आयतुल्लाह उज़्मा लुत्फ़ुल्लाह साफ़ी गुलपायगानी रिज़वानुल्लाह अलैह के इंतकाल की अफसोसनाक खबर पर ताज़ियत पेश की है। उन्होंने कहा कि वो तहरीक इनकलाब के ज़माने में इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के मोतमिद अफराद में शुमार होते थे। अक्सर अपने नज़रियात और मशवरों से हक़ीक़ को मुत्तला और बहरामंद फरमाया करते थे। उनकी वफ़ात मुल्क के इल्मी और दीनी मुआशरे के लिए बाइस अफसोस और अंदोह है। जार सऊदी इत्तिहाद के जंगी तैयारों ने एक बार फिर यमन के दारुल हुकूमत सनआ पर बमबारी की है और दारुल हुकूमत सनआ में रेडियो और टेलीविजन की इमारत और टावरों को निशाना बनाया, जबकि चंद रोज पहले सनआ के टेली कम्युनिकेशन इदारे के टावरों को निशाना बनाया जा चुका है। जार सऊदी इत्तिहाद ने इसी तरह सनआ के रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी की। आखिरी इत्तला मिलने तक इन हमलों में होने वाले मुमकिन जानी और माली नुकसान के बारे में कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी है। जारियत का सिलसिला मार्च 2015 से जारी है। इन हमलों में अब तक लाखों यमनी शहीद और जख्मी हो चुके हैं, जबकि 40 लाख से ज्यादा अफराद बेघर और दरबदर हो चुके हैं। मगरबी अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में इस साल के आगाज से अब तक लासा नामी बुखार से कम 32 अफराद हलाक हो चुके हैं। ये इत्तला एक सरकारी रिपोर्ट में दी गई है। पीर को नाइजीरिया सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक इस बुखार के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद बढ़कर 74 हो चुकी है, जबकि इसी अरसे में कुल 759 मुश्तबह केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 26 जनवरी को सेहत के हुक्काम ने इत्तला दी थी कि बुखार के फैलने के बाद मुल्क भर में लासा फीवर इमरजेंसी ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया है। लासा बुखार एक वायरल है जो वायरस की वजह से फैलता है। सहयूनी अखबार यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह की फौजी ताकत दुनिया के 95% ममालिक से भी ज्यादा है। यही सबब है कि एक मुजाहिमती ग्रोह की हैसियत से हिजबुल्लाह की फौजी ताकत से न सिर्फ इसराइल खतरा महसूस करता है, बल्कि इलाके के खिलाफ साजिश करने वाले हर मुल्क को इससे खतरा है। इसराइल के फौजी माहिरीन का ख्याल है कि हिजबुल्लाह का अगर दूसरे ममालिक की फौज से मुकाबला किया जाए तो उसकी ताकत के मुकाबले में कोई भी अरब मुल्क टिक नहीं पाएगा। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की नई मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है, जिसमें नवाज शरीफ को मुकम्मल सेहतयाब होने तक सफर न करने की सलाह दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वबा के सबब साबिक वजीर आजम को सांस के मसाइल का सामना हो सकता है और वायरस के सबब उनकी जान को भी खतरात लाहिक हो सकते हैं। लिहाजा जब तक नवाज शरीफ की कोरोनरी एंजियोग्राफी नहीं की जाती, उनके लिए तजवीज़ किया जाता है कि वो सेहत सेंटर के करीब रहें। दूसरी तरफ वजीर आजम के माविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गुल ने उनकी रिपोर्ट को फिल्मी रिपोर्ट कहा है। वाज़ेह रहे कि नवाज शरीफ नवंबर 2019 में लाहौर हाई कोर्ट से इलाज के लिए 4 हफ्ते की जमानत मंजूर किए जाने के बाद से बरतानिया रवाना हो गए थे। लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।